सर नमस्कार। सर नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शंकरलाल है और मैं गांव रामगढ़, तहसील लोहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, राजस्थान का रहने वाला हूं। और मैंने मेरे बकरी फार्म की शुरुआत सन 2021 के अंदर, जैसे ही कोरोना का काल ख़त्म हुआ था तो उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 2021 में। और आज का जो समय है, इस समय तक मेरे फार्म को लगभग 18 से 19 महीने का सफ़र हो चुका है। और मैंने मेरा फार्म हाउस आप देख सकते हैं चारों साइड में, अपने कैमरा को घुमा करके अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि मेरा जो फार्म हाउस है, मेरा खेत जो है, मैंने इसी जगह पे मेरा गोट फार्म का सेटअप यहाँ पे कर रखा है। और पूरा का पूरा इसमें चाहे फीड के गोडाउन क्यों ना हो, चाहे कैंडिडेट के रहने के लिए फैसिलिटीज़ क्यों ना हो, और बकरे के लिए, बकरियों के लिए, मेल और फीमेल के लिए, सब के लिए अलग अलग पार्टीशन हम लोगों ने किया है। और सबसे मेन हमारे जो बॉडीगार्ड है, आप देख सकते हैं, ये बॉडीगार्ड भी हमने 2 रखे हैं। डॉग सबसे शानदार बॉडीगार्ड होता है, ताकि दरवाजे पे आपने बैठाया हुआ है इसको, ताकि कोई बाहर से आए तो हमें पता चल जाए कि हाँ, बाहर से कोई आ रहा है। एक सर ये देख रहा हूँ, ये बड़ा बॉडीगार्ड भी आपने रखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा कैमल भी हमारे पास, ऊंट भी हमारे पास है, क्योंकि हम जो खेती का कार्य करते हैं, कृषि का जो कार्य करते हैं, वो ऊंट के द्वारा हम करते हैं। जबकि ट्रैक्टर और मशीनरी का युग है, पर उससे हम मिनिमम काम करते हैं, बाकी जो मैक्सिमम काम है वो हम हमारे ऊंट के द्वारा करते हैं। तो ऊंट भी हमारे पास है। आप इधर देख सकते हैं कि क्रॉप के अंदर फ्लड इरिगेशन से जो पानी दिया जाता है, वो भी अभी, क्योंकि क्रॉप जो है, गेहूं की जो फसल है, वो अभी बिल्कुल मैच्योरिटी स्टेज पे है, तो इस समय पानी की इसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो नलकूप के द्वारा इसे पानी भी पिलाया जाता है। और यहीं पे हमने हमारा फार्म हाउस का जो सेटअप है वो कर रखा है। तो आइए सभी साथियों, आपको ले चलते हैं हमारा जो फार्म है, इसके अंदर इसकी विजिट आपको करवाते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकली चीज़ें सर बताएंगे जो आप लोगों के लिए बकरी पालन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वो चीज़ें हैं। इनका जो सिस्टम है काम करने का, वो बहुत ही अनोखा और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं। हमारा जैसे कि मैंने बताया, जून 2021 के अंदर सिस्टम है वो स्टार्ट किया था। तो करने के बाद में पहले हमने केवल 25 गोट से काम शुरू किया था, 25 बकरियों से, सोजत नस्ल से काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती गई और समय की मांग बढ़ती गई, बकरियों की जगह की, स्पेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, तो हमने पूरे सिस्टम को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, ताकि मेल अलग रहे, फीमेल अलग रहे, जो किडेड हैं यानी बच्चे वाली गोट हैं वो अलग रहे, बच्चे अलग से सेपरेट रहे, ताकि सिस्टम बढ़िया प्रॉपर तरीके से चल सके। तो सबसे पहला जो आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा किड्स का हमने एक प्रपोर्शन तैयार यहाँ पे कर रखा है। तो जो छोटे बच्चे, 6 महीने से कम एज के छोटे बच्चे जो रहते हैं, 1 दिन से लेकर के, इन बच्चों को हम यहाँ पे ओपन स्पेस के अंदर घूमने के लिए जगह देते हैं। इनको यहीं पे हरा चारा, यहीं पे इनको दाना और चारा यहाँ पे खिलाया जाता है। जब इनको दूध पीना होता है तो ये इनको अंदर ले जा करके सुबह और शाम दूध पिलाते हैं, बाकी इनके लिए ये एरिया रहता है। सर्दी के समय या जब ज़्यादा धूप होती है तो उस समय इनके लिए ये एक छोटा मकान बना रखा है, इसके अंदर इनको हम ले जाते हैं। बाहर की साइड में हमने चारे का गोदाम बना रखा है, तो डायरेक्ट उससे चारा ले आते हैं। सर यहाँ पूछना चाहूँगा, जो शुरुआत हुई, कितने एनिमल से आपने शुरुआत करी थी? स्टार्टिंग में हमने 25 फीमेल और 1 मेल के साथ में स्टार्टिंग किया था, और आज के समय में हमारे पास 85 के करीब टोटल स्ट्रेंथ है। उसमें से 4 से 5 मेल हमने एनिमल सेल भी कर दिए। अभी तक कोई फीमेल एनिमल हमने सेल नहीं किया है, क्योंकि ब्रीडिंग सेटअप पे अपन जब आगे जाते हैं तो एक प्रॉपर फीमेल की स्ट्रेंथ अपने पास होनी ज़रूरी है। तो हमारा टारगेट है 100 ब्रीडेबल फीमेल जब हमारे पास हो जाएगी हमारे फार्म पे, उसके बाद हम फीमेल को सेल करना स्टार्ट करेंगे। जी सर, देखा गया है जो लोगों को, जो बकरी पालक है, उसको डाइट का नहीं पता है, वो क्या खिलाना है। एक संतुलित जो आहार होता है, मैंने देखा आपके फार्म पे आप संतुलित आहार उसको दे रहे थे, पूरा बना रहे थे। थोड़ा गाइड करो सर हमारे नए जो फार्मर हैं, जो पुराने फार्मर हैं, उनको। फीड से रिलेटेड, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं, तो मेरे पास में काफ़ी पशुपालकों के, बकरी पालकों के फ़ोन आते रहते हैं कि भाई हम किस तरह का फीडिंग प्लान गोट फार्म के लिए करें। हमने नया स्टार्टअप तैयार किया है, तो कौन सा चारा खिलाएं, कौन सा बेस्ट रहेगा, तो तमाम तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आपने बताया। तो मेन जो भी फार्म की कॉस्ट होती है, फार्म तो आप एक बार स्टार्ट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपका जो फीडिंग मैनेजमेंट
मैनेजमेंट है वो यदि प्रॉपर नहीं होगा तो अपना सिस्टम है वो ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए फीडिंग मैनेजमेंट को बहुत ध्यान में रखते हुए अपने को 3 से 4 फीड से रिलेटेड ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, जो अपन चारा खिला रहे हैं तो चारा 2 तरह का होता है, हरा चारा और सूखा चारा। तो सूखे चारे के अंदर अपन ग्वार का चारा, मूंग का, मोठ का, चने का, या राजस्थान के अलावा जो क्षेत्र है एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात है, वो जो क्षेत्र है उसके अंदर तुअर का जो चारा आता है और जो पल्सेज, दूसरी पल्सेज हैं उनका जो चारा आता है वो खिला सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के अंदर काफ़ी ऐसे किसान हमने देखे हैं जो गेहूं का चारा जो गाय भैंस को खिलाते हैं वो भी बकरी को खिलाते हैं और उससे भी बकरी आराम से चल जाती है। हरे चारे के अंदर सीजनल जो हरा चारा है वो बकरियों को यदि थोड़ा मिल जाता है तो हरे चारे की डिमांड है उनकी पूरी हो जाती है। हरे चारे में काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं तो उसकी शरीर की पूर्ति को पूरा करते हैं, तो थोड़ा हरा चारा भी बकरी को मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। साथ ही साथ में यदि अपन दाने की बात करते हैं तो ज़्यादातर तो खर्चा आता है वो दाने पे आता है। और दाना बहुत से ऐसे पशुपालक या बकरी पालक है जो दाना तो खिलाते हैं पर उनको ये पता नहीं है कि किस टाइम पे बकरी को प्रोटीन रिच दाना खिलाना है या किस टाइम पे बकरी को कार्बोहाइड्रेट रिच दाना खिलाना है। तो दाने की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है दोनों को ध्यान में रखते हुए यदि अपने अपने सिस्टम में दाना खिलाएंगे तो बकरियों के लिए भी बेनिफिट है और अपने लिए भी वो इकोनॉमिक रहेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि एक यदि एडल्ट बकरी है तो उसे लगभग 200 से 250 ग्राम दाना दिन में खिलाते हैं तो उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। आपका एडल्ट बक है, ब्रीडर है, तो उसे लगभग 400 ग्राम से 500 ग्राम दाना खिलाते हैं। उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए तो वो उसके लिए सफिशिएंट है। और छोटे बच्चे हैं तो उनको लगभग 50 से 100 ग्राम दाना, प्रोटीन रिच दाना यदि मिलता है तो वो सबसे बढ़िया है। और जैसा कि मैंने प्रोटीन रिच का नाम लिया तो प्रोटीन रिच सबसे अच्छा जो चने का जो छिलका है, क्योंकि जब चना खिलाएंगे, दाल खिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, जबकि चने का जो छिलका है वो इकोनॉमिक रहता है, 20, 22 या 25 रुपये पर केजी अपने को मिल जाता है। और गोट और उसके जो किड्स हैं वो उसको बहुत चाव से खाते हैं। तो वो अपन गेहूं के साथ में, बाजरे के साथ में, मक्का के साथ में, किसी के भी साथ में मिक्स करके और उनको खिला सकते हैं। हाँ जी सर, एरिया क्या आपके फार्म का? अपने फार्म का 80 फीट लंबाई है और 50 फीट इसकी चौड़ाई है। 80 बाई 50 का फार्म है और इसकी 150 गोट की इसके अंदर कैपेसिटी है। प्रेजेंट टाइम में अपने पास में 85 की इसके अंदर स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सब आराम से इसमें रह रहे हैं। जी सर, यहाँ पूछना चाहूँगा, सफलतापूर्वक कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी, आप एक वेटरनरी डॉक्टर भी हैं, जो नए युवा साथी हैं, जो पुराने लोग हैं वो फार्म बंद कर देते हैं, फेल हो जाते हैं जी, तो क्या कारण रहता है सर, कहाँ चूक हो जाती है? फेल्योर के पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहते हैं कि एक या दो जो कोई भी सक्सेस जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, नए जो साथी हैं उसको केवल देख करके उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं जबकि मेहनत उतनी नहीं करते। तो सबसे उसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला आपका ब्रीड का सिलेक्शन, आपका एनिमल का सिलेक्शन, जो आप एनिमल और ब्रीड जो सेलेक्ट करते हैं वो कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छी क्वालिटी का माल है तो अच्छे रेट में निकलेगा, अच्छे रेट में निकलेगा तो अपने को रिटर्न अच्छा आएगा, तो फार्म कभी भी फेल नहीं होगा। नंबर 2, अपनी मेहनत। ज़्यादातर 90% लोग हमने ऐसे देखे हैं जो बकरियां ले आते हैं, एक बार पैसा लगा देते हैं पर मेहनत नहीं करते, किसी दूसरे कैंडिडेट को अपने फार्म पे रख लेंगे कि तू संभाल और हम कोई दूसरे काम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसा गोट फार्म के अंदर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। किसान या पशुपालक या जो भी नया उद्यमी गोट फार्मिंग करना चाहता है तो उसे उसके साथ में अटैच रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा काम खुद करे, वो किसी लेबर से भले ही काम करवाए पर उसकी मॉनिटरिंग जब तक प्रॉपर नहीं होगी तो गोट फार्म है वो सक्सेस नहीं होगा। सर बिजनेस, आप एक तरह से बिजनेस है ये, और बिजनेस बिना मुनाफे के अधूरा है, तो मुनाफा बताइए कितना आप इसे ले रहे हैं? वैसे तो देखिए, जब कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, या सबसे मेन छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब कोई भी नया लड़का नई जॉब लगता है, गवर्नमेंट नौकरी लगता है, तो 2 साल वो प्रोबेशन पीरियड में रहता है। 2 साल उसे केवल खर्चा दिया जाता है कि वो अपने आप को मेंटेन करके रखे। तो यही सेम कंसेप्ट गोट फार्मिंग के और शिप फार्मिंग के अंदर भी है। 2 साल तक आपको रिटर्न मिलेगा पर आपका जो खर्चा निकलेगा उतना ही मिलेगा। कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट 2 साल तक गोट फार्मिंग में नहीं है। 2 साल आप सर्वाइव कर गए तो उसके बाद में आपको 60% तक इसके अंदर बेनिफिट है। जैसे सालाना आपके 10 लाख रुपए की इनकम है तो 4 लाख रुपए खर्चा और 6 लाख रुपए का सालाना आराम से आप 50 बकरियों से आराम से 6 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं नॉर्मल ब्रीडिंग सेटअप पे। यदि आपके पास में अच्छी ब्रीड है, अच्छी क्वालिटी वाले आपके पास में गोट्स हैं अच्छी नस्ल की, तो उसमें फिर कोई
ऐसा अंदाज़ा नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे साथी भी देखे हैं जो एक एक महीने का बच्चा 1-1 लाख रुपए का सेल करते हैं। तो अच्छा सिस्टम अच्छा है, ब्रीड का सिलेक्शन अच्छा है, तो आप करोड़ों रुपए गोट फार्मिंग के माध्यम से छोटी सी जगह के अंदर कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप प्राप्त कर सकते हैं। जी। और गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, तो उसके बारे में भी मैं छोटा सा बता देता हूं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसमें कोई नया उद्यमी गोट फार्मिंग करना चाहता है तो 50% सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी सरकार है वो बैंक के माध्यम से नए उद्यमी को बकरी पालन पे और भेड़ पालन पे देती है। तो जैसे कोई 100 बकरियों पे काम करना चाहता है तो 20 लाख रुपए का लोन है, उसमें 10 लाख रुपए सब्सिडी है। ऐसे ही कोई 500 बकरियों का सेटअप करना चाहता है तो 1 करोड़ रुपए तक का लोन है वो सरकार बैंक के माध्यम से नए उद्यमी को देती है, और उसमें 50 लाख रुपए सब्सिडी, एक बहुत बड़ा अमाउंट सब्सिडी के रूप में किसान को, पशुपालक को, नया उद्यमी जो इस व्यवसाय में आना चाहता है उसको सरकार देती है। तो प्रेजेंट टाइम में सरकार का भी बहुत अच्छा शीप एंड गोट फार्मिंग पे फोकस है, क्योंकि देश के अंदर मीट की डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और एक्सपोर्ट बहुत मीट इंडिया से हो रहा है, क्योंकि इंडिया के जो मीट की क्वालिटी है वो अदर कंट्रीज से अच्छी है। तो किसानों को इस स्कीम्स का भी फ़ायदा लेना चाहिए। जी सर, अगर किसी मकान की नींव ही कमज़ोर है तो मकान डेफिनेटली वो 1-2 साल में गिर जाना है। बिल्कुल। ऐसी बकरी पालन है, जो बकरी पालन की नींव है वो होती है ट्रेनिंग। जी। आजकल ट्रेनिंग के नाम पे लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पैसे लूटे जा रहे हैं, जो चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए बिल्कुल वो नहीं ना सीख पा रहे हैं और ना वो सिखा रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा आप एक्सपीरियंस अपना साझा करिए, क्या सीखना चाहिए, कहाँ से ट्रेनिंग लेनी ये चाहिए? एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन पुटअप किया है। गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी यदि कोई अप्लाई करता है तो भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और हमने ऐसे बहुत से प्राइवेट प्लेयर देखे हैं जो 10 बकरी पाल करके और बिल्कुल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, और 5-5 या 10-10 हज़ार रुपये लोगों से लेना शुरू कर देते हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं, 2 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं। ऐसी ट्रेनिंग में हो सकता है उनमें से अच्छी भी हो, पर ज़्यादातर मैं नहीं मानता कि उस तरह का सिस्टम है वो किसानों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। गवर्नमेंट के ऐसे बहुत से संस्थान हैं, जैसे सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का CIRG मखदूम मथुरा के अंदर है, फिर राजस्थान के अंदर CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो जयपुर के पास में है, ये 7 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं और पूरा का पूरा प्रैक्टिकली ट्रेनिंग वहाँ पे चलता है। उसमें बकरी के अंदर कृत्रिम गर्भाधान से लेकर के और किस तरह से बकरी बच्चा देती है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, फीडिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट, सब तरह की चीज़ें। उसके अलावा प्रदेश में प्रत्येक प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालय और पशुपालन विश्वविद्यालय हैं, वो सभी संस्थान ट्रेनिंग गोट और शीप से रिलेटेड करवाते हैं। और प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 2 कृषि विज्ञान केंद्र अवेलेबल रहते हैं। तो प्रत्येक किसान साथी के 50 से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कृषि विज्ञान केंद्र भी बने हैं। वहाँ पे पशुपालन अधिकारी या पशुपालन वैज्ञानिक वहाँ पे रहता है। तो आप सरकारी संस्था से जाकर के यदि ट्रेनिंग करेंगे तो वो विश्वसनीय भी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगी और उसकी वैलिडिटी भी ज़्यादा होगी, और आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और बेसिक जो नॉलेज है वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो मैं सभी साथियों से यही निवेदन करूँगा कि ट्रेनिंग करने के बाद ही आप अपना सिस्टम है वो स्टार्ट करें, पर ट्रेनिंग विश्वसनीय जगह से करें। जी सर, देखा गया है जो गांव के युवा वो आज गुमराह हो रहे हैं, वो शहर की तरफ भाग रहे हैं जी 20 से 25 हज़ार रुपये नौकरी के लिए, जबकि अगर वो मेहनत करें गांव में ही बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप कहना चाहते हैं ऐसे युवाओं के जो आज भटक रहे हैं? ऐसे युवा साथी जो आज के टाइम में पढ़ लिख करके भी जिनको रोज़गार नहीं मिला, जिसे सामान्य भाषा में बेरोज़गार बोला जाता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बेरोज़गार आज के टाइम में है। यदि अपनी लगन, मेहनत के साथ में, इच्छा शक्ति के साथ में कोई भी युवा गोट फार्मिंग में, शीप फार्मिंग में, पोल्ट्री फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग में काम करना चाहता है तो वो खुद रोज़गार प्रोवाइडर बन सकता है। बिजनेस, अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट करके दूसरे साथियों को रोज़गार देने वाला बन सकता है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि ऐसी गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा लेकर के और अच्छा सिस्टम स्टार्ट करे तो बहुत फ़ायदा। ऐसे काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर मैंने देखे हैं जो BTech करने के बाद में, PhD तक की पढ़ाई करने के बाद में, मेडिकल लाइन की पढ़ाई करने के बाद में, या बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद में, या विदेशों से अपनी जॉब छोड़ने के बाद में और अपने प्रदेश में, देश में, गांव में आकर के, अपने खेत खलिहान में आकर के और भेड़ बकरी पालन का काम अच्छे स्तर से करते हैं या मुर्गी पालन का काम अच्छे लेवल पे करते हैं। और अच्छा बिजनेस उन लोगों ने, जो इस फील्ड के लोग नहीं हैं, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो एक बेसिक किसान परिवार से जो जन्मा पला बड़ा लड़का
रोज़ अपना अच्छा सिस्टम है इसमें स्टार्ट कर सकता है और एक अच्छा ट्रेनिंग लेकर के बहुत बढ़िया सिस्टम है वो चलाया जा सकता है। इससे अच्छा रिटर्न भी इस बिजनेस के अंदर 60% तक रिटर्न अच्छा मिल जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया और इतनी अच्छी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई, साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का और आप स्पेशल हमारे यहाँ पे चल करके आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।